इसलिए अपने को इतने टाइप के बॉन्ड देखने पड़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो भी पूरा ओवरऑल चैप्टर है उसमें तुमको इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर में डिफरेंस पता होने चाहिए। ठीक है, इसको बहुत लोग इंटर मॉलिक्यूलर और इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। राइट है, या तो इसको इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो टाइप का बॉन्ड, और इंट्रा मॉलिक्यूलर जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रा का फर्क मैंने एक बार तुम लोगों को बताया था शायद, इंट्रा क्या होता है इंटर क्या होता है। तो ये सिस्टम है। अब देखो ये जो ओवरऑल चैप्टर है ना, तुमको आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ दो ही बॉन्ड्स के ऊपर चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वो एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है जो स्पेशल केसेस में बनता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अपने को चैप्टर नहीं है, अकेडमिक में तुमको 12th में पूरा चैप्टर दिया गया है इससे। ठीक है, बट नीट के पोर्शन में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के ऊपर तुमको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। किसी किसी रेयर कंडीशन में ये बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तुमको खाली देखना इस चैप्टर में है आयनिक और कोवेलेंट। ठीक है, बट वास्ट है थोड़ा सा, काफी डिटेल में गया है। क्यों डिटेल में गया है वो भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा वैंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अपन देखेंगे। ठीक, समझा। अब ये चैप्टर लेंदी क्यों है? लेंदी इसलिए है, जब तुम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ोगे ना, ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो तुमको देखना है कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, कौन कौन से एटम हैं जो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी चेंज हमको देखने को मिलती है। राइट, लैटिस एनर्जी क्या रोल प्ले करती है, कौन सा एटम मिक्स हो रहा है तो कौन सी लैटिस एनर्जी, कितनी अमाउंट में लैटिस एनर्जी बन रही है, रिलीज हो रही है, या जो भी हो रही है उसके साथ। दूसरा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे तुमको देखनी पड़ेगी, और इसी हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी के बेस पे हम लोग चीजों की चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी। तुमने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे तुम लोग को कि कौन सा मॉलिक्यूल सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल होगा। अब हम लोग देख के थोड़ी बता सकते हैं। ठीक है, बट लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी अगर तुमको पता है एग्जैक्टली, तो तुम लोग बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा और कौन सा इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, आगे इसमें तुमको मिलेगा आइसोमॉर्फिज्म। ये वर्ड का मतलब किसी को पता है क्या? आइसोमॉर्फस पॉलीमॉर्फस हम लोग ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फस मतलब होता है शेप। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका शेप जो हो या स्ट्रक्चर हो सेम हो, सिमिलर हो, उसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो कि आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड में ज्यादा करके देखने को हमको मिलता है। ठीक है, और भी बाकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आगे डिस्कस करेंगे। और ये सब प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज या जो आयनिक बॉन्ड है, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है जैसा कि हर बार केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, तो फैजान्स रूल जब आएगा तो वो बोलेगा आयनिक बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है, बात खत्म। तो ठीक है, टाइम बर्बाद करने के लिए पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आयनिक बॉन्ड सही बोल रहा है वो। आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद तुमको मालूम पड़ेगा कि आयनिक बॉन्ड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी चीज पार्शियली आयनिक होती है और पार्शियली कोवेलेंट होती है। अर्थ पे कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो पूरी तरह से आयनिक हो,
या पूरी तरह से कोवेलेंट हो। और इसी चीज को एक्सप्लेन करता है तुम्हारा फेजान्स रूल। ठीक है, तो आगे हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है। बट ये चीजें तो तुम बोल सकते हो नेसेसरी पढ़ना, तुमको क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड के बाद हमारे पास क्या आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सारे जो प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्ड की थी, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड की भी है। ठीक है, फॉर्मेशन, एटम्स, एनर्जी चेंज, ठीक है, फिर इसके भी क्या क्या फैक्टर हैं, हाइड्रेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सारी चीजें एज इट इज हैं। खाली जब तुम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे ना तो तुमको कुछ नई चीज एक देखने को मिलेगी, दैट इज डाइपोल मोमेंट। राइट, डाइपोल मोमेंट सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं, आयनिक बॉन्ड में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। और एक तुमको देखने को मिल सकता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उसमें क्या था, हाइड्रेशन था, इसमें क्या है, हाइड्रोलिसिस। कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट, इस चीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। राइट, बट अगर इसके बारे में तुमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जैसा मैंने बताया, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बट ये चीज देख के तुमको अच्छी लगती होगी। एक इंफॉर्मेशन याद रखो खाली, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होते हैं ना उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स बॉन्ड भी बोलते हैं। राइट, इनको हम लोग बहुत जगह पे डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं और इसी को बहुत जगह पे सेमी पोलार बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स बॉन्ड के बारे में। कि जैसे आयनिक बॉन्ड है, राइट, या कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तुम्हारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट क्या करता है, पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर। और इसमें हमेशा तुमको चार्जेस दिखेंगे, ए पे आ जाएगा पॉजिटिव और बी पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, नॉर्मली शेयरिंग होती है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होगी, ना तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसका ना तो इसका। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 2 3 जो भी हो सका इससे उसने इसको दिया, इसमें क्या हुआ, शेयरिंग हुई। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट अपना खाली ऑर्बिटल लेके आता है और दूसरा एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग अनइक्वल शेयरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। इस प्रोसेस से जो बनेगा उसको हम लोग या तो कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे या तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, इस प्रोसेस से जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये वर्ड में कंफ्यूज मत होना, कहीं पे आयनिक कंपाउंड वर्ड लिखा है इसका मतलब कि उसमें जो भी बॉन्डिंग हुई है वो पूरी तरह से क्या है, आयनिक है। कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखा है तो समझ जाना उनके एलिमेंट के बीच में शेयरिंग हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कॉम्प्लेक्स तो अपने पोर्शन के बाहर वैसे, बट आया तो समझ जाना किसी ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पीशीज को डोनेट किए होंगे।
देखो आयनिक कंपाउंड जो चीज है, आयनिक कंपाउंड के बारे में चैप्टर में बहुत इजीली बोल दिया गया है कि जब भी कोई मेटल, ठीक है, और नॉन मेटल का मिक्सचर होगा, ठीक है, केमिकल लैंग्वेज में बोलूं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इन दोनों का जब आपस में मिक्सचर होता है तो इसी से बनते हैं आयनिक कंपाउंड, राइट है। तो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और नॉन मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उससे जो बना हुआ कंपाउंड होगा वो उतना ज्यादा आयनिक होगा नेचर में, समझा। अगर इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इनसे जो आयनिक कंपाउंड बनेगा ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होगा, राइट। तो बुक में तो खाली अपने को इतना ही दिया है, बाकी इस पे जो फैक्टर्स हैं वो अपने को देखने हैं आगे कि कौन कौन से एटम बनाएंगे, कौन कौन सी एनर्जी चेन देखने को मिलेगी, हाइड्रेशन कैसे होगा, सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, ठीक है। तो जितनी भी थियरीज बनी है, जितनी भी थ्योरीज हैं तुम्हारी, वो आयनिक कंपाउंड पे नहीं है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पे हमको जनरल टर्म्स देखने हैं खाली, ठीक है। जितनी भी थियरीज बनी है सारी किस पे बनी हुई है, कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर। जैसे ग्रुप 1 का NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, ठीक है। हाँ, K2SO4 हो गया, ये सारी चीजें क्या है, आयनिक है, क्योंकि हमको पता है ये पूरी तरह से मेटल है और सल्फर क्या है, पूरी तरह से नॉन मेटल है। तो ये चीजें जब आपस में बनती हैं तो ये आयनिक नेचर की ही बनेंगी। हमको इस चैप्टर में थियरीज कौन कौन सी पढ़नी है, मैंने क्या बोला, जितनी भी थियरीज बनी हुई हैं सारी किस पे बनी हुई हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, राइट। अब कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहली जो थियरी है कोवेलेंट बॉन्ड को, वो कौन एक्सप्लेन करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 11th में हम लोग ने देखा भी हुआ है, ठीक है। दूसरा ये सिग्मा पाई बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट तुम्हारे पास VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिसको तुम लोग बोलते हो। थर्ड है हमारे पास क्या, हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों के बीच में आता है, फिर VSEPR आएगी, और फिर लास्ट में आता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये जो चार मेजर थियरीज हैं ये एक्सप्लेन करती हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को। चारों पूरी तरह से गलत भी नहीं है और चारों पूरी तरह से सही भी नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ पार्ट यूज आता है तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन करोगे इनका कुछ ना कुछ उससे लेना देना रहेगा। तो हम लोग ना तो पूरी सबको पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, और रिजल्ट तो तुमको पता ही है, एक्सेप्शन बहुत सारे मिलेंगे इस चैप्टर में तुम लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज ऑफ बॉन्डिंग। राइट है, केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, क्या रीजन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या दूसरा अगर मैं थोड़ा और लॉजिकल बोलूं तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। तो पहला रीजन तो इसका यही है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। इसी चीज को मैं दूसरे वर्ड में क्या बोल सकता हूं जानते हो, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है, राइट। तो इसको तुम बोल सकते हो लोअरिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सोचो, जैसे मान लो ये कोई एटम है A और ये कोई एटम है B, ठीक है। इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा, इस B के पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है।
दो कोई मेरे पास एटम है, दोनों को बहुत काफी डिस्टेंस पे रखा गया है, बहुत दूर दूर तक रखा गया है, ठीक है। एक यहाँ पे रख दिया मान लो, दूसरा काफी दूरी पे रखा गया है। तो पहली चीज तो इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लो। मान लो ए का जो न्यूक्लियस है वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जो बी का न्यूक्लियस होगा वो भी कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूं ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और जो बी का इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जब केमिकल बॉन्डिंग होती है ना, जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसमें देखो पॉसिबिलिटी कितने टाइप की हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा तो यहां से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, एक दूसरे में क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। बट अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं, न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। ये दो एटम है जो आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनके पास ये चीजें रखी हुई थी। बट अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो पॉसिबिलिटी ये बोलती है कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रिपल्शन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। हम लोग किसी एक चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। तो कोई एटम 2, 4, 10, 12, 14 जितने भी एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी है और कहीं ना कहीं रिपल्शन भी है। क्लियर है यहां तक सबको। तो अभी तक तो हम लोग यही पढ़ के चल रहे थे कि आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, उनके बीच में एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब सिर्फ तुमको अट्रैक्शन दिमाग में नहीं रख के चलना है, अब दिमाग में तुमको ये भी रखना है कि केमिकल बॉन्डिंग जब होती है तो उसमें कुछ अमाउंट में रिपल्शन भी पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर मान ले कोई दो मैग्नेट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं तो ना तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा ना तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे इसको मैं नजदीक लाऊंगा, ठीक है, इनकी जो स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें कहीं ना कहीं मेरे को क्या देखने को मिलेगा, कम या ज्यादा कुछ तो होगा पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे मैं इसको और नजदीक लाऊंगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये दोनों रुक जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। अब इसके क्लोज भी तुम लाओगे तभी भी ये क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। अगर दो अपोजिट चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं तो तुम बोल सकते हो कि जितना किसी चीज में अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्शन भी पॉसिबल है। दो एटम्स है, इसे काफी दूरी पे रखे गए, ठीक है। ये आपस में हम लोग इनको लेके आ रहे हैं, इनको आपस में केमिकल बॉन्ड बनाना है। तुम लोग सोचो कि जब इनके डिस्टेंस, मतलब इनका जो दूरी है, अगर उसको मैं r से ले लूं, r अगर इनफाइनाइट होगा, राइट, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ना इस पे किसी टाइप का फोर्स लग रहा है ना इस पे किसी टाइप का फोर्स लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। हाँ, ठीक है। बट अगर मान लो मैं r को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, डिक्रीज इन द सेंस इनको नजदीक ला रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R। ये फोर्स का फॉर्मूला है एक्चुअली। जब एटम्स आपस में नजदीक आते हैं तो फोर्स होता है, और फोर्स में यहाँ पे R स्क्वायर होता है, ठीक है।
बट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला कंसिडर करते हैं जब एटम्स के लिए ये कैलकुलेट करते हैं, राइट है। देखना, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट काफी दूरी पे रखे गए हैं, इसके अंदर भी कोई, मतलब तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर काफी दूरी पे रखे गए हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे जैसे इनको नजदीक लाया जाएगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो तुम ऐसे बोल सकते हो, देखो पूरा केमिकल बॉन्डिंग ये ग्राफ पे ही है। देखो सपोज करो मैं पोटेंशियल एनर्जी और आर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब आर इनफाइनाइट पे था, ठीक है, मान लो कहीं यहाँ पे, ये दोनों कभी एक नहीं होंगे। आर अगर इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, ठीक है। बट जैसे जैसे मैं आर को कम करूंगा, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बट एक पॉइंट पे आके ये एकदम से क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। कब मालूम है, जब ये एटम एक दूसरे से इतने क्लोज आ जाएं, जैसे वही मैग्नेट वाला मैं तुम लोग को एग्जांपल दे रहा था कि दो अपोजिट चार्ज मैग्नेट को जब हम लोग लाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। अब इससे तुम और अगर इनको ढकेलोगे तो ये अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को, और इसको बाहर ढकेलेगा, और ये भी वही करेगा। तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके क्या हो जाता है, ग्राफ रुक जाता है। अगर तुम इससे भी इसको क्लोज लेके जाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी यहां से, इन दोनों ऑब्जेक्ट की, क्योंकि फिर रिपल करेंगे ना एक दूसरे को। तो वैसे ही एटम्स के बीच में होता है, एटम्स को एक लिमिटेड लेंथ तक हम लोग लाके रोक सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। बट अगर उससे भी तुम क्लोज लाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, जो कि रिपल्शन का तुमको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसी मिनिमम डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस हमने निकाली, इसी को तुम बोलते हो R0, दैट इज बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये वो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस है। अगर इससे क्लोज तुम एटम के लेके आओगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज। दूर रखा है इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कोई लेना देना नहीं। बट जैसे जैसे मैं आर कम करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि इस पॉइंट पे आके दोनों एटम स्टेबल हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगे। ना तो उससे मैं उनको क्लोज ला सकता हूँ, ना तो दूर भगा सकता हूँ। दूर तो भगा सकते हो बट तुमको फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी। बट अगर उससे नजदीक लाओगे तो एटम की पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन के फॉर्म में बढ़ती जाएगी, और यही मिनिमम डिस्टेंस वाली जो होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अब इस डिस्टेंस पे लाके अगर तुमको इसको तोड़ना भी है तो तुमको फिर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन पहले हाइड्रेशन वगैरह सब क्लियर कर लेंगे, फिर उस पर जम करेंगे। क्या बोल रहा, देख, when two atoms are approaching each other there is force of attraction as well as repulsion, but if they are approaching to each other it means forces of attraction is dominating force of repulsion and potential energy decreases due to which molecule get stable। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मॉलिक्यूल तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना। किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तभी तो वो स्टेबल होगा। नॉर्मली तुम बोल सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग का पहला रीजन है कि मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। दूसरा जो तुम लोग ने मुझे बताया था, टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ना,
ठीक है, जिसको तुम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो, टू कंप्लीट, हाँ, या टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। चलो ठीक, दैट इज हमको पता है इनर्ट गैसेस कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। एक्सेप्ट हीलियम, अगर इन चीज़ों को मैं देखता हूँ तो इनके आउटर मोस्ट में NH2 NP6 का कॉन्फ़िगरेशन मुझे देखने को मिलता है। खाली हीलियम एक इनर्ट गैस है जिसका 1s2 होता है। ठीक है, ये गैसेस कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तुम बोल सकते हो these gases do not react due to their complete octet, hence इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, this configuration is believed to be stable, राइट। एलिमेंट पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही हैं। जब इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक किया गया तो इनके पास ये कॉन्फ़िगरेशन था और इसी वजह से इनको नोबल कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया गया, और ऐसा माना गया कि जिसके पास भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा या वो एक्वायर कर लेता है कहीं ना कहीं से, तो वो स्टेबल माना जाएगा और वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। चाहिए तो तुम आगे लिख लो, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन एक्वायर दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो टाइप के बॉन्ड है अपने पास, इंटर एटॉमिक या प्राइमरी बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर या फिर सेकेंडरी बॉन्ड। क्या लगता है स्ट्रॉन्ग कौन होगा, वीक कौन होगा? ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और ये होते हैं वीक, क्योंकि इनमें क्या होता है, खाली हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग लेने देने से बने होते हैं, तो इनको थोड़ा तोड़ना कम आसान होता है या ज़्यादा एनर्जी लगी। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम, एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उनको हम लोग प्राइमरी बॉन्ड या फिर इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये तुम बोलने को बोल सकते हो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन किसके, मॉलिक्यूल, ठीक है। अगेन वही चीजें, आयनिक, कोवेलेंट, कॉम्प्लेक्स और मेटालिक, ठीक है। और इसमें तुमको मैंने बताया था ना, वेंडर वॉल और हाइड्रोजन, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी मतलब जानते हो, इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लगभग 200 से 400 किलो जूल मोल पर मोल के बीच में एनर्जी चाहिए होती है। जबकि इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है, दैट इज 240 किलो जूल पर मोल, 2.40 है। तो सोचो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा लिखा है सर ने। तो 2 किलो जूल से 40,
बिटवीन लिखना है ना अपने को। ठीक है, वैसे ही लेके चलो, 40 कर लो ना, जान दो। 2 to 40 किलो जो। कौन सा बुक है तेरे पास? अच्छा, ठीक है।